Hello and welcome to the knowledge source. NK Singh, 15th Finance Commission of India had said that there is a need of revisit of 7th schedule, and along with it he has also suggested that there is a need to revisit the relation between the center and states. So आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या NK सिंह जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि 7th जो शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको फिर से रीविजिट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ उन्होंने डिफरेंट सेंटर और स्टेट्स के रिलेशनशिप्स के बारे में बोला है कि क्या किस तरीके से अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब कुछ हम जानने की करेंगे इस कोशिश इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम जो भी नोटिफिकेशन या अपलोड कुछ भी करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो देखिए अभी NK सिंह जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो कमेटी एक बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। और उसी के बेस्ड पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो फिकी के जो अभी गैदरिंग हुई है रिसेंटली, तो उसको उन्होंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते समय उन्होंने कहा कि जो एक मैकेनिज़्म जो बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे एक हाई पावर्ड कमेटी एक फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे जो भी इश्यूज़ है रिलेटेड टू वैकम जो लेफ्ट हो गया है आफ्टर, स्पेशली जब प्लानिंग कमीशन जो है उसको एबॉलिश किया गया था और नीति आयोग जो उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि जो अभी एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है जो रीविजिट करे हमारी जो 7th शेड्यूल है। और इसके लॉन्ग बेसिस पे उन्होंने ये भी कहा कि जो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशनशिप है उसको भी एक रीडिफाइनिंग की ज़रूरत है। सो अगर मैं बात करूँ NK सिंह का क्या सजेशंस रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफाइंड किए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट किस क्राइटेरिया में होंगे, और उसके बेसिस पे सेंटर और स्टेट और या फिर अगर ओवरलैपिंग होता है तो कोई भी अदर दोनों मिलके उस पर लॉज बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सालों के बीतने के बाद जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये जो डिविजन्स हो गए हैं वो इरोडेड हो चुके हैं, और इसमें डिफरेंट ओवरलैपिंग के चलते अगर मैं बात करूँ सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक काइंड ऑफ टसल हो रहा है, जिसके चलते अभी ज़रूरत है कि ये रीडिफाइनिंग जो है कि कौन सी लॉ किस क्राइटेरिया में होगी उसकी ज़रूरत है। उनने कहा है, सजेशन दिया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे ये भी जो भी अभी नए तरीके से डिफरेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हो रहे हैं और नेशनल प्रायोरिटीज जो हमारी चेंजेस हो रही हैं उसके बेसिस पे जो ये 7th शेड्यूल है वो उसको हम फिर से हमें एक डिफाइन करना है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी की जो ज़रूरतें हैं उसके बेसिस पे। सो अगर मैं बात करूँ कि 7th शेड्यूल क्या होता है, तो देखिए 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। टोटल हमारे अगर बात करूँ 12 शेड्यूल्स हैं, वहाँ पे अगर 7th शेड्यूल की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वहाँ पे डिफरेंट जो इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि कौन से जो क्राइटेरिया होगी किस लिस्ट में होगी, और वो लिस्ट जो होती है उसके बेसिस पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉज बनाती है। सो इसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होता है, लेकिन अभी की जो बात करें तो वहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट जो है वो इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें अभी की अगर बात करें तो हम 66 सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें अगर बात करें कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों स्टेट और एज वेल एज सेंटर कैन मेक लॉज, तो उसमें 52 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो डिवीज़न है जहाँ पे यूनियन और स्टेट को नोटिफाइड किया है कि लिस्ट में कि 7th शेड्यूल के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकता है, तो इसमें मैंने बताया जैसे आपको कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये 3 लिस्ट बेसिकली मेंशन्ड है। सो अगर हम देखें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि यूनियन स्टेट या फिर कंकरेंट यानी कि बोथ बना सकते हैं। देखिए यूनियन लिस्ट है जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, तो ये सब ऐसे लॉज हैं जहाँ पे यूनियन लिस्ट इस पे अपने कोई भी लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में आ गया जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशंस। और कंकरेंट जो है ये ओवरलैपिंग है, तो इसका मेन बेसिस है कि अभी जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट कमिटीज़ भी बनाई थी
कि ये जो सजेशंस हैं कि जहाँ पे ओवरलैपिंग हम देखते हैं स्टेट और सेंट्रल लॉज, और जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर के चलते जो है स्टेट सब्जेक्ट्स में भी घुस के लॉ बना सकती है। सो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हमने बहुत देखा है, तो इसके चलते अभी डिफरेंट कमिटीज ने सजेस्ट किया है। सो कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए कंकरेंट में जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन और ससेशन, तो ये ऐसे लिस्ट है जहाँ पे बोथ सेंटर और एज वेल एज स्टेट कैन मेक लॉज। सो अगर देखें हम पहले से डिबेट क्या चलते आया है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, देखिए 1950 ईस्वी में 1950s में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था जो भी टसल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग द मेकिंग लॉज एज फार एज कंकरेंट लिस्ट इज कंसर्न। तो ठीक है, सो यहाँ पे हम देखें यूनियन और कंकरेंट लिस्ट जो है वो इसमें धीरे धीरे हम देखा कि यूनियन और कंकरेंट लिस्ट की जो सब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जो स्टेट लिस्ट है वो धीरे धीरे रिडक्शन हो रही है। तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर बढ़ा रही है, एक्सपेंड कर रही है, और जो जो भी सब्जेक्ट्स इवन स्टेट के अंडर आती है उसमें भी अपना लॉज बना रही है। तो इस कारण हमने देखा कि ये सब सिचुएशंस अभी आ रहे हैं। सो 42nd अमेंडमेंट बनाए, उसमें 1976 ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना जाता था। अगर मैं इस लॉज के बारे में बात करूँ जो 7th शेड्यूल के रिगार्डिंग, इसमें क्या हुआ कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए जहाँ पे 7th शेड्यूल जो था बहुत सारे स्टेट सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स, और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वेट, मेजरमेंट्स, ये ट्रांसफर कर दिए कंकरेंट लिस्ट में, जो ये पहले स्टेट सब्जेक्ट्स था। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, और यहाँ पे इस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और ये जो सब्जेक्ट था ये इसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, डिबेट हुई कि ये स्टेट सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट हैं वो कैसे कंकरेंट लिस्ट में बना दिया गया। तो देखिए बेसिक आइडिया उस समय था कि जब हमारे 1976 में बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट हमारे पूरे इंडिया में चल रहे थे, तो उस समय जब अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र करके अपनी पावर को एक्सपेंड किया ताकि ये जो मूवमेंट चल रहे हैं उनको रोका जा सके। और उस समय अगर मैं बोलूँ तो स्टेट्स भी उतनी एम्पावर्ड नहीं थी या उसके पास इस तरीके का पावर नहीं थे कि वो खुद से अपने इस तरीके की चीज़ों को झेल सके। तो ये सब सिनारियोज थे। इसके बाद अगर देखें हम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एम करुणानिधि जो कि उनके अंडर पीबी राजमनर कमेटी को बनाया गया था 1971 में कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस में किस तरीके से चेंजेस करने होंगे या फिर नीड क्या है अभी के टाइम पे। इसके बाद सरकारिया कमीशन बनाया गया 1983 में, जहाँ पे फिर से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में उनकी जो रिलेशनशिप उसको रिविजिट किया गया। लेकिन जो भी रिकमेंडेशंस, इसके बाद पूंची कमीशन आया। तो ये सब जितने भी कमिटीज़ बनी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर और स्टेट, उनकी डिफरेंट रिकमेंडेशंस थी कि किस तरीके से चेंजेस आने चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन अगर अभी तक आप देखें कोई भी ऐसी गाइडलाइंस जो थी या इनकी जो अभी रिकमेंडेशंस थी वो अडॉप्ट नहीं किया गया, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की ये डिफ ईयर पे ये सब इनके रिकमेंडेशंस गए और कोई भी अभी तक चेंजेस नहीं हुए हैं। सो अगर अभी के टाइम पे हम देखें तो कि ये नीड है। और अभी 7th शेड्यूल अगर बात करें स्पेसिकली, जहाँ पे फेडरल कैरेक्टर बात करते हैं हमारी कई कई लोग तो क्रिटिसाइज करके सेमी फेडरल बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो अगर हम बोलें अभी देखिए अभी की सिचुएशन है जहाँ पे 7th शेड्यूल को रिविजिट करने की ज़रूरत है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरे सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।